जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा यानी कि पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है उस क्लास को भी कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पहली क्लास को जरूर से कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस PYQ में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन सबको जो हमने गेस्ट पेपर पे कवर कर दिया है, अगर आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है 80 से 90% आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा आपके सामने खुल के। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग आ सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको कोड टाइप करना है BHDC 131। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये आपका गैस पेपर आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, घनानंद की काव्य गत विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। यानी घनानंद की जो काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी उनका यहाँ पर हमको उल्लेख करना है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो घनानंद हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं प्रेम और वियोग की गहन अनुभूतियों से भरी हुई हैं। वे विशेष रूप से रीत मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, निश्चल प्रेम, विरह वर्णन और शुद्ध ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग प्रमुखता से देखने को मिलता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, प्रेम की पीर। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में प्रेम का केवल सुख नहीं बल्कि उसके दर्द और वियोग को भी बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। प्रेम में होने वाली पीड़ा, तड़पन और विरह की वेदना उनकी कविताओं का मुख्य विषय है। उनकी कविताएं प्रेम की उस पीड़ा को मानवीय रूप से उकेरती हैं जिससे पाठक हृदय तक प्रभावित होता है। यानी घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में केवल प्रेम का सुख नहीं होता बल्कि उसका दर्द और वियोग को भी बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया जाता है। प्रेम में होने वाली पीड़ा, तड़पन और विरह की वेदना उनकी कविताओं का जो है मुख्य विषय है। इसके बाद उनके काव्य में निश्चल प्रेम देखने को मिलता है। तो घनानंद के काव्य में प्रेम की शुद्धता और पवित्रता साफ झलकती है। उनका प्रेम निश्चल, सरल और सच्चा होता है। वे प्रेम को केवल सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर एक महान और दिव्य भावना मानते हैं। इस प्रेम में स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण और श्रद्धा का भाव होता है। इसके बाद विरह वर्णन। तो घनानंद का जीवन ही विरह की आग में तपा हुआ था, इसलिए उनकी कविताओं में विरह का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली और गहरा है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से वियोग की पीड़ा को इस तरह व्यक्त करते हैं कि पाठक भी उस पीड़ा को महसूस करने लगता है। उनकी वह व्यक्ति में वैराग्य और संताप की भावनाएं प्रबल हैं। इसके बाद उनके काव्य में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग, यानी उन्होंने अपने काव्य में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तो घनानंद ने अपनी कविताएं शुद्ध ब्रजभाषा में रची हैं जो सरल, मधुर और प्रभावशाली हैं। ब्रजभाषा की मिठास और उसकी सहजता उनकी कविताओं को जीवंत बनाती है। भाषा की शुद्धता से उनके भाव अधिक स्पष्ट और गहरे होते हैं। इसके बाद लौकिक और अलौकिक प्रेम का समन्वय। तो घनानंद के काव्य में दो प्रकार के प्रेम का सुंदर मेल मिलता है, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम में वे अपने प्रिय सुजान के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं, वहीं अलौकिक प्रेम में वे भगवान कृष्ण की भक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
इस समन्वय से उनकी कविताएं अधिक व्यापक और बहुआयामी हो जाती हैं। यानी घनानंद काव्य में दो प्रकार के प्रेम का सुंदर मेल मिलता है, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम में वे अपने प्रिय सुजान के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं, और वहीं अलौकिक प्रेम में वे भगवान कृष्ण की भक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस समन्वय से उनकी कविताएं जो है अधिक व्यापक और बहुआयामी हो जाती हैं। इसके बाद जो है स्वयं की अनुभूतियों का चित्रण, यानी उनके काव्य में जो है स्वयं की जो अनुभूति है उसका चित्रण देखने को मिलता है। घनानंद की कविताएं उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों का स्पष्ट प्रतिबिंब है। वे अपने प्रेम और विरह के अनुभवों को सहज और सजीव रूप से कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस कारण उनकी कविताओं में ईमानदारी और जीवन का अनुभव साफ नजर आता है। इसके बाद भाषा शैली की विशिष्टता, तो उनकी भाषा शैली में लाक्षणिकता यानी कि संकेतात्मकता, वक्रोक्ति यानी कि ट्विस्ट या अप्रत्याशित अभिव्यक्ति, और व्यंजकता मतलब कि संकेतों के माध्यम से अर्थ प्रकट करना का उत्कृष्ट प्रयोग मिलता है। ये सभी तत्व उनकी कविता में गूढ़ और दिलचस्प बनाते हैं। पाठक उनकी भाषा के सरलता के साथ साथ जो है गहराई को भी महसूस कर पाता है। इसके बाद उनके काव्य में छंद और अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो घनानंद ने छंदों और अलंकारों का कुशल और सुंदर प्रयोग किया है। वे रसों का भी प्रभावी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी कविताओं में संगीतात्मकता और सौंदर्य बढ़ जाता है। छंदबद्धता और अलंकार उनके काव्य की भव्यता और सौंदर्य दोनों को बढ़ाते हैं। यानी कि घनानंद ने क्या किया, छंदों और अलंकारों का कुशल और सुंदर प्रयोग किया। वे रसों का भी प्रभावी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी कविताओं में जो है संगीतात्मकता और सौंदर्य बढ़ जाता है। इसके बाद उनके रचनाओं में संवेदनात्मकता देखने को मिलती है। तो उनकी कविताएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। वे भावों को इतने गहरे स्तर पर छूते हैं कि पाठक के मन में एक विशेष भाव जागृत हो जाता है। उनकी संवेदनशील अभिव्यक्ति ही उनकी कविताओं को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद अभिव्यक्ति की वक्रता, तो घनानंद की कविताओं की विशेषता उनकी अभिव्यक्ति में वक्रता, यानी कि वे भावों को सीधे सीधे तरीके से व्यक्त नहीं करते, बल्कि एक अप्रत्याशित, सूक्ष्म और रचनात्मक तरीके से कहते हैं। इससे उनकी कविता विशिष्ट और जो है अनोखी बनती है। इसके बाद कलात्मकता और सहजता का मिश्रण, तो उनकी कविताओं में कलात्मकता के साथ साथ एक सहजता भी होती है। वे जटिल भावों को भी सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी कविताएं गूढ़ होते हुए भी आसानी से समझी जाती हैं। इसके बाद उनके काम में भाव प्रवणता देखने को मिलती है। तो घनानंद की कविता भावों से भरी होती है। वे प्रेम, विरह, वियोग, भक्ति आदि भावों को इतना सहजता से और प्रगाढ़ता से व्यक्त करते हैं कि कविता में भावों की भरमार और प्रभाव दोनों मिलते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो घनानंद की काव्यगत विशेषताओं में प्रेम की पीड़ा, निश्चल और शुद्ध प्रेम, विरह, वर्णन की गहराई, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग है। उनकी कविताएं प्रेम और वियोग के भावों को इस तरह अभिव्यक्त करती हैं कि वे पाठक के मन को गहराई से छू जाती हैं। उनकी भाषा शैली में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति और व्यंजकता का समावेश, साथ ही छंद और अलंकारों का सुंदर प्रयोग उनकी कविताओं को विशिष्ट बनाता है। लौकिक और अलौकिक प्रेम का संगम उनकी कविताओं को बहुआयामी और जीवंत बनाता है। इस प्रकार घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और वियोग की संवेदना के साथ साथ भाषा और शैली की कलात्मकता का अनुभव जो है अनुपम संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। प्रश्न हमारा क्या था कि जो घनानंद की काव्य की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो ये सभी विशेषताएं हमने नोट कर ली हैं। इनमें से आप 4-5 याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आता है तो आप 4-5 लिख के ही काम चला सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक क्रांति था, जो लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 15वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत में फैल गया। यह आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी जो है गहरा प्रभाव डाला था। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां और भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, जहां संतों ने भगवान की भक्ति को जाति, वर्ग और लिंग से ऊपर माना। उस समय समाज में कठोर जाति व्यवस्था व्याप्त थी,
जिसमें लोगों को उनकी जन्मजात जाति के अनुसार अधिकार और कर्तव्य मिले थे। भक्ति आंदोलन ने इस जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सभी के लिए भगवान की भक्ति का मार्ग खोल दिया था। तो जाति व्यवस्था को चुनौती भक्ति आंदोलन के संत रामानंद, कबीर, तुकाराम, गुरु नानक आदि ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान की भक्ति में जाति, धर्म या वर्ग का कोई भेद नहीं होता है। इससे समाज में जो है समानता की भावना पैदा हुई थी। इसके बाद सामाजिक समरसता। तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। कई संतों ने दोनों धर्मों के बीच एकता और प्रेम की बातें की, जिससे जो है सामाजिक मेलजोल बढ़ा। इसके बाद महिला सशक्तिकरण। तो उस समय महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, लेकिन भक्ति आंदोलन में कई महिला संतों ने हिस्सा लिया, जैसे मीराबाई, अहिल्याबाई और आनंदामयी मां ने। तो इनके कारण महिलाओं को सम्मान और एक नई पहचान मिली थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक परिस्थितियां और भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन के समय भारत की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। सामाजिक व्यवस्था के कारण कई वर्ग, खासकर निचली जातियों के लोगों के लिए पारंपरिक आजीविका के अवसर सीमित थे। तो वैकल्पिक आजीविका। भक्ति आंदोलन ने उन लोगों के लिए आजीविका का एक नया विकल्प प्रस्तुत किया जो पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था में फिट नहीं हो पा रहे थे। भक्ति गीत, भजन और धार्मिक अनुष्ठान एक नया पेशा बन गया, जिसमें कई लोग जुड़ने लगे थे। इसके बाद कला और शिल्प का विकास। तो भक्ति संतों ने स्थानीय कला, संगीत, नाटक और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया। इससे क्षेत्रीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्पादों का विकास हुआ, जो आर्थिक रूप से भी लाभदायक था। इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक परिस्थितियां और भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन का काल उस समय का था जब भारत में विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य और बाद में मुगल साम्राज्य का शासन था। राजनीतिक स्थिति में कई बदलाव हो रहे थे और भक्ति आंदोलन ने इन पर भी प्रभाव डाला था। तो शासकों की धार्मिक नीति में बदलाव। भक्ति आंदोलन के कारण कई शासकों ने अपनी धार्मिक नीतियों में उदारता दिखाई। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया ताकि जनता में एकता बनी रहे। उदाहरण के लिए मुगल शासक अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, जो भक्ति आंदोलन के प्रभाव का एक परिणाम माना जा सकता है। इसके बाद एकता की भावना। तो भक्ति आंदोलन ने लोगों के बीच एकता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। इससे सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं में भी बदलाव देखने को मिले। लोग अब केवल जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक, भक्ति और मानवता के आधार पर एक दूसरे से जो है करीब आने लगे थे। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। तो विकास जो है भक्ति आंदोलन ने संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। क्या किया भक्ति आंदोलन ने? क्या किया? संस्कृत भाषा के स्थान पर क्या दिया? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। इससे क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई और स्थानीय शासकों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण देने की प्रेरणा मिली। इससे जो है राजनीतिक क्षेत्रता भी जो है प्रबल हुई थी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए आपके धार्मिक, सामाजिक और जो है राजनीतिक प्रभाव देख लिए। भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर एक व्यापक परिवर्तन था। इसने समाज में जातिगत भेदभाव को कम किया, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया, महिलाओं को सम्मान दिलाया, स्थानीय कला और संस्कृति को विकास के पथ पर अग्रसर किया और राजनीतिक रूप से सहिष्णुता व एकता की भावना को जन्म दिया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नया आयाम दिया, जिसने धार्मिक सीमाओं को तोड़ा और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहां प्रेम, भक्ति और समानता प्रमुख स्थान पर हो। इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न देख लिया है। दूसरा प्रश्न क्या था कि भक्ति आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। तो सबसे पहले हमने देखा सामाजिक परिस्थितियां, उसका जो है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद आर्थिक परिस्थितियां और भक्ति आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद तीसरा था हमारा राजनीतिक परिस्थितियां और भक्ति आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में लिखे गए उपन्यासों में न केवल मनोरंजन प्रदान किया गया, बल्कि समाज की जटिल समस्याओं को उजागर करने और उन्हें समझने का एक माध्यम भी बनी। इस दौर के लेखक यथार्थवादी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के सच को बगैर किसी सुंदराई के दिखाया। उनके उपन्यासों में सामाजिक कुरीतियों, ग्रामीण जीवन के समस्याओं और राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव जो है साफ देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास
उपन्यासकार थे, तो उनका योगदान क्या है? यथार्थवाद का विकास उन्होंने किया। तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में यथार्थवाद स्थापित करने वाला उपन्यासकार माना जाता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की सच्चाइयों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जैसे भी थे। उनकी रचनाओं में झूठ फरेब या अतिशयोक्ति नहीं थी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उन्होंने पूरी ईमानदारी से उजागर किया। प्रेमचंद के बाद भी अनेक उपन्यासकारों ने इस यथार्थवादी शैली को अपनाया और सामाजिक समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया। इससे पाठकों को अपने समाज की असलियत समझने में मदद मिली थी। यानी यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से यथार्थवाद का विकास शुरू हुआ। क्या हुआ? यथार्थवाद का जो है विकास शुरू हुआ। इसके बाद सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने अपने लेखन में समाज की गंभीर समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, गरीबी, किसान समस्या, नारी उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद के गोदान में किसान की गरीबी और किसानों की दशा को बेबाकी से दिखाया गया है। गबन में लालच और भ्रष्टाचार की समस्या दिखाई गई है। इन उपन्यासों के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का जो है प्रयास किया गया है। इसके बाद ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने गांव और ग्रामीण जीवन को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। उस समय हिंदी साहित्य में अधिकतर शहर और जो है शहरी जीवन पर ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखकों ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, किसान के संघर्षों, खेती बाड़ी की वास्तविकताओं को बहुत ही जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया। इससे ग्रामीण समाज की असल तस्वीर पाठकों के सामने आई और उनकी समस्याओं को समझने का जो है अवसर मिला था। इसके बाद सरल भाषा और शैली। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों की भाषा सरल और सहज थी। वे जटिल शब्दों और भारी भरकम व्याकरण का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी भाषा आम जनता की भाषा के करीब थी। इससे उनकी रचनाएं न केवल शिक्षित वर्ग के लिए बल्कि सामान्य जनता के लिए भी सुलभ और लोकप्रिय हुई। इस सरल भाषा ने उपन्यास को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और जागरूकता का भी स्रोत बना दिया। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो प्रेमचंद युगीन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया। वे समाज में सुधार और स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को अपने उपन्यासों में शामिल करते थे। उनका उद्देश्य था कि समाज के हर वर्ग तक देशभक्ति और जागरूकता की भावना पहुंचे। इस दौर के उपन्यासों में देश की आजादी, सामाजिक बदलाव और लोकतंत्र की मांग भी जो है प्रमुख विषय है। इसके बाद है प्रमुख प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार और उनके योगदान। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का है गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यास लिखे। उनकी रचनाएं जो है यथार्थवादी, समाज सुधारक और ग्रामीण जीवन पर केंद्रित थी। इसके बाद जयनंद कुमार, तो उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषयों को गहराई से छुआ। उनके उपन्यास परख, सुनीता और त्यागपत्र इसके उदाहरण हैं। इसके बाद विष्णु प्रभाकर, तो इन्होंने आवारा मसीहा और ढाई घर जैसे उपन्यासों से उन्होंने शहरी जीवन और जो है सामाजिक विषमताओं को प्रस्तुत किया है। इसके बाद भगवती चरण वर्मा, तो चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते उनके प्रमुख उपन्यास है जिनमें मानवीय संवेदनाओं और दार्शनिक चेतना का समावेश है। इसके बाद यशपाल, तो उन्होंने दादा, कॉमरेड और झूठा सच जैसे उपन्यास लिखकर सामाजिक और राजनीतिक विषयों को विस्तार से जो है चित्रित किया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी हमने देखे कि प्रमुख ग्रंथ प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उनके योगदान। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं माना बल्कि समाज सुधार का हथियार माना। उनकी रचनाओं में यथार्थवाद, सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण, ग्रामीण जीवन की झलक, सरल भाषा और राष्ट्रीय चेतना का जो है सुंदर समागम मिलता है। इस युग में उपन्यासकारों की रचनाएं आज भी हमारे समाज को समझने, समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों का योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।